अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब APC जिसके बारे में शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि टैं टैं फिश फिश है, उसको मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करने वाले हैं। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मियां नवाज शरीफ को दावत दी और उन्होंने कबूल कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया भी अदा किया और दुआएं भी दी। सियासत में हलचल है, लेकिन इस सियासी हलचल में तालीम का शोबा यकीनन सफ़र कर रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल खुलने का एक शेड्यूल आया था। लेकिन आज सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने जो बातें की, उससे तो लगता है कि सिंध में, कराची में 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लासें उस शेड्यूल के मुताबिक नहीं शुरू की जा सकेंगी। लिहाजा हम सईद गनी साहब के साथ भी आज एक्सक्लूसिव बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। PTI के अपने रहनुमा जो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, वो अपनी ही क़यादत को पड़ गए। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, उमर अयूब और नदीम बाबर को कह दिया कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। यकीनन वहाँ गैस का मसला है, कराची में बिजली का मसला है। बिजली के बुरहान से तो शहरी भी वहाँ तंग हैं। इसलिए हम आज के इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनस अलवी साहब से भी बात करेंगे। हम अलग-अलग तमाम मेहमानों से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो पहली डेवलपमेंट है, यानी जो पहला सेगमेंट है हमारा, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने, नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये PTI के मरकजी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ अब खिताब करेंगे बाकायदा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को। इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को हुकूमत कह रही थी कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरियम नवाज भी उधर जा रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी होस्ट हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी आ रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ की आवाज़ भी गूंजेगी। पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ था, इमरान खान ने APC के बारे में भी बात की थी। क्या सोचती है अब हुकूमत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि APC होना उनका हक है, और मियां साहब एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स, और वो अगर APC में शिरकत कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए, तो आजकल वीडियो लिंक की दुनिया वैसे ही एक्टिव है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। और हम जब भी किसी की चीज के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो APC हो, चाहे वो और कोई जुलूस हो, हम उसको ऐसे हाईलाइट करते हैं कि बहुत पहाड़ कोई गिरने वाला है। ऐसी कोई चीज नहीं है। हुकूमत के साथ अपनी मेजॉरिटी मौजूद है, और मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, पहाड़ तो गिरते हैं, जब धरने आ जाएं, लॉन्ग मार्च हो जाएं, तो इस मुल्क की तारीख यही रही है कि उसके बाद कुछ ना कुछ होता है। आपकी पार्टी ने भी धरना दिया था, फिर मियां साहब के खिलाफ पनामा का केस आ गया और मियां साहब की वजारत उज़्मा चली गई। धरना और पनामा का केस को आप रिलेट, एक जो है वो हालात ऐसे कि पनामा का केस इंटरनेशनली आया, वो टाइम मैच हो गया, और चीज है। मगर आप अगर देखें कि धरने ने पाकिस्तान को जरूर नुकसान रसाया, इकोनॉमी को जरूर नुकसान रसाया, मगर मियां साहब को नुकसान रसाया नहीं सके, चाहे उनके साथ कोई था या नहीं था। सेम उस वक्त मैं नून लीग में था, तब भी मैं ये बात करता था, आज भी मैं ये सेम बात करता हूं कि अब डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन इतनी मजबूत होती जा रही है कि इन धरनों की तरफ वजह से, APC की वजह से नहीं, डेमोक्रेसी को चले इधर रुकिएगा। आप समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, इधर रुकिएगा। जनरल साहब, PTI और हुकूमत तो पहले ही कहते थे कि डाउट्स ये कर रहे थे मियां साहब की बीमारी पे, जो फोटो आती रही उसके हवाले से भी ये कहते थे कि हम कहते नहीं थे कि मियां साहब ठीक हैं, वो ड्रामा करके गए। आप भी सुनते रहे। अब जबकि मियां साहब खिताब करेंगे, तो इनका मौकफ फिर ज्यादा मजबूती के साथ सामने नहीं आएगा? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। पराचा साहब, देखें, पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ साहब का हार्ट का प्रॉब्लम है या बाकी उनकी बीमारियां हैं, तो उसका ये मतलब नहीं वो बोल नहीं सकते या वो चल नहीं सकते। वो कोई बेड रिडन पेशेंट तो है नहीं। तो क्या मतलब है कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपना एक नुक्ता नजर मुल्की हालात पे देते हैं, तो उसके ऊपर क्या कदगन है कोई किसी किस्म की?
तो ये तो APC को और ज्यादा मुअस्सर करेगी और उनकी आवाज, जहां ये लोग कहते हैं नून में ग्रुप है, फलाना है, ये है, तो जब राबर खुद बोलेगा और वो एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उस बात के अंदर फिर एक APC की जो फाइंडिंग्स होंगी उनमें और ज्यादा वजन होगा। तो यही शो करता है कि सारी पार्टियां लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मियां नवाज शरीफ बोलें, मरियम नवाज बोलें, बिलावल भुट्टो जरदारी बोलें, मौलाना फजलुर रहमान बोलें, अचकजई साहब बोलें, असफंजार वलीफ बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत का तो ये मौकफ सामने आ रहा है ना। जी देखिए, बात यह है, हुकूमत ने तो यही कहना है ना। हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं तो एक मॉरल विक्ट्री है अपोजिशन की, और वो सारे जब ये इन्हीं बातों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और मुल्क के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, रेप्स, और ये कितनी यानी तबाही हो रही है इधर उधर, कश्मीर की सिचुएशन, मोदी ने जो कुछ इस दौर में किया है पिछले 70-72 सालों में नहीं हुआ, तो इन चीजों को वो हाईलाइट करेंगे तो पब्लिक ओपिनियन को ही मोल्ड करती है ना पॉलिटिकल पार्टियां। तो आई एम श्योर कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनके पीछे करोड़ों लोग हैं, और वो लोग सारे जो हैं वो इनकी पजीराई करते हैं। तो अगर इधर रुकिएगा जनरल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और महंगाई है। डॉक्टर साहब, मियां साहब उधर आराम से थे, इधर से बयानात शुरू हुए, इधर से वो बयानबाजी की गई कि उधर से भी रिएक्शन आ गया, लोगों के अंदर बेचैनी है। चीनी, आटा, घी की, सब्जियों की, फलों की कीमतें देख लें, बिजली गैस के बिल देख लें, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो लोग तो डिस्टर्ब हैं। अगर वाकई क़यादत सामने आ जाए और इनको लीड करे तो हुकूमत के लिए मसला तो बन सकता है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक फॉलोइंग है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि 100% 22 करोड़ आवाम कोई आज हमारे पास है, मगर पहले भी, इलेक्शन से पहले भी जो मेजॉरिटी थी और आज भी अगर नहीं आई होगी तो उस मेजॉरिटी को आप समझें कि वो मेजॉरिटी जो लोग जो है वो जहां से जो कम हुए वो PTI, PMLN या पीपुल्स पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं PMLN और पीपुल्स पार्टी की जो भी पोजीशन है, चाहे जमात की, जो भी 2 साल के अंदर एक अपोजिशन का भी एक रोल होता है, जो रोल होता है उस हवाले से उनका भी ग्राफ माइनस हुआ होगा, प्लस नहीं हुआ होगा। कुछ लोग जो है वो खामोश होकर हालात के ऊपर जरूर चले जाते हैं। इन्फ्लेशन एक इशू है, बिल्कुल हुई है, और क्यों हुई है, सारे लोग आज भी खान साहब के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लोगों का जो है वो आज भी मौजूद है। मैं समझता हूं हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर दिन ब दिन फोकस करना चाहिए कि उसको किस तरीके से बेहतर करें, किस तरीके से। और यही तो डॉक्टर साहब सब कह रहे हैं ना, यही तो सब कह रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी भी आज यही बात कर रहे हैं कि डिलीवरी नहीं हो रही। इधर रुकिएगा जनरल साहब, आपने एक अहम बात की कि मियां नवाज शरीफ जब एड्रेस करेंगे तो APC ज्यादा मुअस्सर होगी। कैसे ज्यादा मुअस्सर होगी? मियां शहबाज शरीफ तो पहले ही जा रहे थे, मरियम नवाज साहिबा पहले ही जा रही थी, ये ज्यादा इसमें इम्पिटस किस तरह आएगा जब मियां नवाज शरीफ एड्रेस करेंगे इसको? अच्छा देखें, एक तो मैं, डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं और मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, ये बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। ये कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ के पास पहले भी मेजॉरिटी थी और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के पास पहले भी मेजॉरिटी नहीं है, वो भी इत्तेहादियों के बल बोते के ऊपर उन्होंने हुकूमत बनाई है। अख्तर मेंगल साहब तो इत्तेहाद भी छोड़ गए। और जब ये सीटी बजेगी ना तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो इत्तेहादी जंप लगा के जाएंगे, क्योंकि जो इत्तेहादी हमें छोड़ के इनके पास गए हैं वो मुड़ के वापस भी तो आ सकते हैं ना। ये तो उनका अपना राइट है किसके साथ वो अलायंस करते हैं, और अगर वो डिसअपॉइंटेड हैं तो वो फौरन होंगे। फिर इनकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो आए थे कि ये होगा और हम डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो लोग जो है वो किसी एक पार्टी की उस तरह तो नहीं होते। इनकी पार्टी के अंदर जो नजरियाती लोग हैं इनके, वो बड़े मादूद हैं और वो टोटली नातजर्बाकार टाइप हैं। ये तो बाहर से डॉक्टर साहब जैसे कोना मश्क लोग इन्होंने लिए हुए हैं जो इनके व्यू पॉइंट को आगे लेते हैं। तो कल हालात बदलेंगे तो मुल्क के मफाद में अगर कोई और पार्टी आगे आएगी तो ये लोग उधर आएंगे। अभी नवाज शरीफ साहब का देखें, नवाज शरीफ एक कदावर शख्सियत है, कौमी सतह नहीं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, और वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी है मुल्क के अंदर, आप देखें ये मोटरवेज के जाल है, न्यूक्लियर का उन्होंने कैपेबिलिटी के लिए फाइनल जो उनका धमाके वमाके किए, और इसके अलावा भी उनकी एक पजीराई है, आज भी वोट उनका है। तो
अगर उनके अपॉइंटेड सदर शहबाज शरीफ साहब के अलावा अगर राहबर भी उसमें शामिल हो जाएगा और बाकी पार्टियों के साथ भी उनकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, पीपल पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान, उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं इन लोगों के साथ और वो सबको लेके चलते हैं। और खूबी यही है, जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो आपको याद है कि उस वक्त कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आप हुकूमत अलायंस की बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी इनको दर दे। सिंध के अंदर भी आवाज मियां साहब की मुअस्सर होगी, अब मियां साहब के आने से एपीसी ज्यादा मुअस्सर होगी। डॉक्टर साहब वक्त तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन मैं जरूर एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये पाकिस्तानी हिंदू वहां जाम बहक हुए भारत में जोधपुर में, अभी तक भारत ने कुछ नहीं बताया। आप चूंकि हिंदू काउंसिल के सरबराह हैं, मैं जरूर जानना चाह रहा हूं कि ये क्या वजूहात क्या हैं, कुछ हकायक से पर्दा उठाए, जरा ब्रीफली हमें बताइएगा। पराग साहब, बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिया है। मैं समझ बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इंटरनेशनल ट्रीटी है। जब ये 9 अगस्त को जोधपुर के अंदर जब ये वाकया हुआ, उसी टाइम 10 तारीख को मैंने ये नोटिस लिया फॉरेन ऑफिस से, पाकिस्तान एम्बेसी से मैंने कांटेक्ट किया कि इस मसले का हल करें और ये क्यों 11 लोग एक ही खानदान के, एक बंदा बच्चा, बाकी 11 लोगों को इस तरीके से खत्म किया गया और पता ही नहीं है कि 2012 में वो बड़ी जो है वो सिटीजन एक्ट के बिल पास होते हैं, बड़े आर्टिकल 35, 370 होता है, मगर इस तरीके से जो इमिग्रेंट वहां पे जा रहे हैं उनके साथ ये अशर के 8 साल वो झोपड़ी में गुजारा, मगर उसके बाद 11 लोगों का इस तरीके से मर्डर हो जाना, मगर उसके बाद मैं भी नहीं कह सकता था कि ये मर्डर था या खुदकशी थी। इस वजह से मैंने कहा आप काउंसलर एक्सेस दें जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्योंकि ये पाकिस्तानी नेशनल है। 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, मैं बार बार फॉरेन ऑफिस से, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहन वगैरह रहती है, इनकी फैमिली रहती है, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थी। मैंने एक अप्रोच की, पाकिस्तान हाई कमीशन को अप्रोच की, मगर भारत ने जब बिल्कुल जवाब नहीं दिया। लास्ट टाइम मेरी जब फॉरेन ऑफिस में मुलाकात हुई, मैंने कहा कि सर आप अभी इंडियन एम्बेसी को बुलाएं, मुझे बहुत प्रेशर है और अगर एक हफ्ते के अंदर 5 वर्किंग डे के अंदर अगर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने, इधर फॉरेन ऑफिस के सामने मैं धरना लगाऊंगा कि भली इंडियन गवर्नमेंट को पता चले कि हिंदू कम्युनिटी जो है, जो पाकिस्तान में रहती है, वो पाकिस्तानी है और जो वहां पे जो हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपने अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, हमें बात करना है कि इलेक्ट्रेट के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस अलवी साहब से भी, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एजुकेशन के हवाले से उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज मुल्की मसाइल के हवाले से और इस वक्त सिंध के सूबाई वजीर तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम वहाँ पर स्कूल खुलने के हवाले से या ना खुलने के हवाले से बात करेंगे। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वज़ीर तालीम का इजलास हुआ था, उस इजलास में ये फैसला हुआ था कि इस शेड्यूल को स्कूल खुलेंगे, लेकिन आपने जो आज बातचीत की उससे तो लगता है कि उस शेड्यूल के हवाले से आप सिंध के कराची के स्कूल नहीं खोलना चाह रहे। देखिए, बिल्कुल फैसला हमारा जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी है, तालीम के वज़रा की जो कमेटी है, उसमें हुआ था, इत्तेफाक राय से हुआ था। और हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है, हमने पहले उसमें भी डिस्कस किया था, स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से भी हमें यही राय मिली थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी और मेरा ख्याल है तमाम लोगों को ये अंदाजा भी था कि जो फैसला हम करने जा रहे हैं वो मुश्किल फैसला है और खुदा न खास्ता इसमें अगर कोई सूरत खराब होती है तो हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, आज जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसमें ये नहीं हुआ कि हमने कोई स्कूल बंद कर दिए हैं या कोई बहुत ज्यादा उसमें तब्दीली कर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो दूसरा मरहला हमने रखा था, जो 21 सितंबर को खुलना था, जिसमें 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात के बच्चों को भी स्कूल आना था, उसको हमने मौखर किया है 1 हफ्ते के लिए। और ज़ाहिर है 28 तारीख को फिर प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों ने स्कूल आना है, वो उसके साथ जोड़ दिया है। इधर रुकिए शफकत महमूद साहब, जो पिछले इजलास में भी आपके साथ थे, जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को, यानी ये मंगल वाले दिन, अगले मंगल, बाकायदा NCOC में हम जाएंगे,
बेहतर नहीं था कि आप ये फैसला करने से पहले उस इजलास में ये बात करते और फिर फैसला हो जाता? नहीं, देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूँ, ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी। मैंने ये भी कहा था कि मैं गुजारिश भी करूंगा फेडरल मिनिस्टर से कि वो फौरी तौर पे एक मीटिंग बुला लें और बाद में एनसीओसी में भी चला जाएगा। एनसीओसी बेसिकली हमारे फैसलों को जो है ना, वो ये बेसिकली फैसले जो मिनिस्टर्स की कमेटी है वो करती है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम ये था कि 21 तारीख से वो दूसरा मरहला शुरू हो रहा है और कल आखिरी वर्किंग डे है जिसमें स्कूल खोले जाएंगे। तो ये बड़ा नामुनासिब होता है, या तो हम 21 तारीख की सुबह ही ऐलान करते या 20 तारीख की शाम में ऐलान करते, या फिर अगर 22 को करते तो इस पर तो अमल दरामद हो जाना था। तो हमें फौरी तौर पर ये अनाउंस करना जरूरी था कि हम एक हफ्ते के लिए इसको मौखर कर रहे हैं। लेकिन इधर रुकिएगा, लेकिन शफकत महमूद साहब अपने इसी ट्वीट में कह रहे हैं ये कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, इसी ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो फिर 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लासेस उस पुराने शेड्यूल के मुताबिक चलाई जा सकती हैं। देखिए, उनका एक मौकफ है, वो रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो आपस में डिस्कशंस हुई है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमने बात की है और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास वो सिर्फ कोई महदूद नहीं है किसी एक इलाके तक, किसी एक सरकारी या गैर सरकारी स्कूल तक। वो कॉलेजेस में भी हैं, वो यूनिवर्सिटीज में भी हैं, वो स्कूल्स में भी हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं, वो सरकारी स्कूल में भी हैं। तो वो महदूद नहीं है। हमारे पास अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आज रिपोर्ट आ जाएगी रात में, मजीद जो 11,500 के करीब पेंडिंग केसेस हैं उनकी, और फर्दर हमने जो टेस्ट किए उनकी रिपोर्ट कल तक भी आ जाएगी। तो ये सूरत हाल हमारे सामने आती रहेगी। तो अगर 21 को नहीं खुलते हैं और हालात अल्लाह करेंगे बहुत बेहतर हो जाते हैं, 28 को खोल देंगे, प्रॉब्लम उसके तो कोई नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नंबर्स बढ़ जाते हैं तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट भी, तमाम सूबे भी रिव्यू करेंगे अपने फैसलों को, इसलिए कि हमने जो पहली तरजीह देनी है वो बच्चों की सेहत को देनी है। और अगर स्कूल्स जो हैं वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं एसओपीज को, उसको अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको भी पाबंद करें और उसके लिए इकदाम भी करें। जी, यहाँ कोविड के हवाले से, जब कोविड आया तो वफाक और सिंध के दरमियान एक तसादम सा हमें नजर आया। सिंध और कुछ कह रहा था, वफाक तनकीद कर रहा था, लेकिन फिर जब कराची में बारिशें हुई हमने देखा वजीर आज़म साहब उधर गए, फिर आप लोग भी साथ बैठे, एक कराची पैकेज का ऐलान हुआ, आपका भी शेयर है, उनका भी शेयर है। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी, यहाँ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, तलखियाँ बढ़ रही हैं, एपीसी होगी, परसों मजीद बढ़ेंगी। तो क्या ये तो नहीं होगा कि वफाक की सतह पर जो तलखियाँ बढ़ रही हैं इनका असर फिर आपके उस कराची अंडरस्टैंडिंग पर मनफी असर तो नहीं पड़ेगा कहीं? देखें, शफकत साहब से भी पूछ लीजिए कि हमारी जितनी खास तौर पे तालीम के हवाले से मीटिंग्स हुई उसमें हमने कभी भी कोई पॉलिटिकल व्यू उसके अंदर नहीं रखा, और जो मौकफ हम सही समझते थे वो हमने रखा, और उसमें तकरीबन अक्सर फैसले जो हैं वो इत्तेफाक राय से हुए हैं। आज भी जो बात हमने कही है वो कोई ऐसी नहीं है कि हमने बिल्कुल जो ऐलानात हुए तो उसके बिल्कुल मुतसादिम कोई बात कर दी है। सिर्फ ये किया है कि क्लासेस जो 21 को खुली थी हम कह रहे हैं 28 को खुलेंगी। उसकी वजह ये है कि अगर हम कह रहे हैं 22 को इजलास करेंगे तो 22 को इजलास करके 21 के फैसले पर तो आप नहीं वापस जा सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि 2 दिन पहले अनाउंस कर दें। और उसमें हमने खुद ये बात कही और मैंने खुद शफकत साहब को फोन किया बाद में, और ये बात उन्होंने मुझसे भी कही कि अगर पहले मशावरत कर लेते, लेकिन मैं कहा जी हमारी जो सूरत हाल बन रही थी उसमें फौरी तौर पे हमारे लिए ऐलान करना जरूरी था, लेकिन ये कि हम बैठ के मजीद आगे के लिए इस पर बात कर लेंगे। चले, अच्छी बात है। तालीम के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी अजीरन बनी हुई है। मसलन आज फिरदौस शमीम नकवी साहब तो अपनी ही हुकूमत पे पड़ गए, अपने ही वजीर आजम पे पड़ गए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से वहाँ बिजली का बहरान है, वहाँ गैस का बहरान है। तो अब सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही है बिजली के हवाले से, या आप कुछ और व्यू रखते हैं? नहीं, इस वक्त बेहतरी नहीं हो रही बल्कि और खराबी हो रही है। लोड शेडिंग बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से कराची शहर में, बल्कि सुबह सिंध में पूरे में है। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि कराची शहर में खास तौर पे लोगों को जो गैस मिलती थी वो गैस भी मिलना मुश्किल हो गई है। बहुत जबरदस्त तरीके की शॉर्टेज है पूरे शहर में और लोग बहुत मुसीबत में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा सूबा जो 70% के करीब गैस पैदा करता हो, उस सूबे के अंदर अगर ये सूरत हाल होगी तो बाकी मुल्क में क्या होगा इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। और ये भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है कि सूबा सिंध के शहरियों को भी गैस नहीं मिल रही और बिजली का भी बहरान बहुत ज्यादा है। 14-14, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग बाज़ इलाकों में कराची में कल तक भी हुई है। बहुत शुक्रिया
सईद गनी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सईद गनी साहब कुछ ज़्यादा बेहतरी के आसार नहीं देख रहे कराची में बिजली के हवाले से, और गैस के हवाले से भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जिस मायूसी का इजहार किया है सईद गनी साहब ने, हमारे साथ इसी सब्जेक्ट पर हमारे साथ मौजूद होंगे के इलेक्ट्रिक के CEO जनाब मोनस अलवी साहब। हम उनसे यही बात पूछेंगे कि बहरान है क्या, मसला क्या है, अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। बार बार आपको बता रहे थे कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे रूबरू होंगे के इलेक्ट्रिक के CEO जनाब सैयद मोनस अब्दुल्ला अलवी साहब। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। अलवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कराची का बच्चा बच्चा, हर गली मोहल्ला ये परेशान है कि के इलेक्ट्रिक जानबूझकर लोड शेडिंग करती है, लोगों को बिजली नहीं देती, बिल ज़्यादा आ जाते हैं। आपकी इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है कितनी, और आप कराची में कितनी डिमांड देखते हैं बिजली की? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका इनवाइट करने का शो पे। आपने सवाल किया, कराची के अंदर हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 2300 मेगावाट के करीब है, और इसके अलावा हम जो नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हैं वो भी तकरीबन 650 मेगावाट, और उसके अलावा 150 मेगावाट विंड से भी आता है। मिला जुला के हम तकरीबन कोई 3200 मेगावाट बिजली सप्लाई कर सकते हैं। और कराची की डिमांड जब हमने पीक में देखी थी वो तकरीबन 3600 मेगावाट थी, और इस वक्त भी वो डिमांड तकरीबन आप ये समझ लें कि कोई 3200-3300 के करीब इस वक्त भी नज़र आ रही है। आपकी ऑलमोस्ट इस वक्त तो कम से कम 3200 अगर डिमांड है, 3200 आप कह रहे हैं जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, फिर ये शिकायत क्यों आती हैं? मसलन लोग कहते हैं कि जी कराची तो रोशनियों का शहर था, के इलेक्ट्रिक ने इसको अंधेरों का शहर बना दिया। ये वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक के पास बिजली पूरी क्यों नहीं होती? फिर सब इस वक्त जो सिचुएशन है वो जो हमारी टोटल आपको मैंने बताया जनरेशन कैपेसिटी प्लस जो हम बिजली खरीदते हैं, यकीनन वो तकरीबन 3200 मेगावाट तक जा सकती है, मगर दो वजूहात हैं जिनकी बिना पे जो सप्लाई है उसके अंदर कमी आ जाती है। सबसे पहली बात, उसमें 150 मेगावाट जो है वो विंड से आता है, जो कि सीजनल होता है, कभी वो 130 मेगावाट भी चला जाता है और कभी वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऑब्वियसली जितनी वो शॉर्टफॉल होती है वो नज़र आती है और उसका कुछ ना कुछ शेडिंग करनी होती है। इसके अलावा आपको मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिन में इस लोड शेडिंग में थोड़ा सा इजाफा नज़र आया है, और उसकी वजह जो है वो ये है कि क्योंकि आपने SSGC का खुद अनाउंसमेंट उन्होंने किया था कि उनको इस वक्त कराची शहर में सिस्टम में उनके गैस का एक शॉर्टफॉल चल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। हमें वो क्वांटिटी दे रहे हैं जो ये 2200 मेगावाट 2300 मेगावाट मैंने आपको बताई, इसमें से 1000 मेगावाट ऐसा है जो कि गैस पे बनता है, मगर खाली गैस की क्वांटिटी काफ़ी नहीं होती, उसके लिए प्रेशर भी चाहिए होता है और उसके अरेंजमेंट्स होते हैं। मगर इस वक्त आप अगर कराची शहर में भी मालूम करेंगे तो जो रिहायशी इलाके हैं, दूसरी जगह है, वहाँ पे भी लोगों को गैस के अंदर इस वक्त दिक्कत हो रही है और उसी का जो इम्पैक्ट है वो हमारी जनरेशन पे आ रहा है। तो हम तकरीबन पीक में इस वक्त 250 से 300 मेगावाट जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हमें अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग करनी पड़ती है। ये फरमाइए, गैस की आप गैस शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है? मसलन आप जब जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो बस बार तक जो डिस्पैच होती है वो 100% एक्यूरेसी है या उधर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए हमारा जो पहले मैं आपको ये बता दूं कि गैस के अंदर आपने कहा ना, गैस में देखिए गैस की क्वांटिटी के अंदर कोई इतनी खास कमी नहीं है, मगर प्रेशर में कमी है। जिस रफ्तार से गैस आती है उस रफ्तार जो प्रेशर होता है, जैसे कि
प्लांट चलते हैं या कंप्रेसर चलते हैं, जब उससे नीचे जाती है तो फिर वो प्लांट की जनरेशन कैपेसिटी मुतासर होती है। मैं आपको ये कहूँगा भाई साहब कि हमने कराची शहर में ही तकरीबन 3280 मेगावाट बिजली सप्लाई की है जब ये प्रेशर का इशू समर में नहीं था, और सिस्टम जो है वो इस बिजली को ट्रांसमिट करने की पूरी सलाहियत रखता है। हमारे पास जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 7000 मेगावाट तक की है, और डिस्ट्रीब्यूशन की भी तकरीबन 7500 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसका कि तखमीना लगाया जाता है ग्रिड स्टेशंस के साथ जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इसी तरह जो फीडर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं बिजली लोगों के घरों तक। ये आपने तो बड़ी जबरदस्त बात की कि 7500 तक की आपके पास कैपेसिटी है। फिर एक जो ऑड कमेंट आता है और ऑफिशियल सर्कल की तरफ से आता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक जो आपने सिस्टम को इम्प्रूव करना था, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो नहीं हुई। अब एक व्यू वो आता है, एक व्यू आप बता रहे हैं हमें। साहब, जो किसी भी एग्रीमेंट के तहत जो अमाउंट्स आते हैं वो जो देखिए, एग्रीमेंट तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिसमें कि कोई अमाउंट हो, मगर जो हमने नेपरा के साथ हमारे पिछले वाले टैरिफ में भी जो कमिटमेंट्स थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इस पीरियड के अंदर भी है, मैं आपको ये नंबर्स अगर कहेंगे तो आपको हम दिखा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। जो हमने नेपरा की अभी एक हियरिंग हुई थी उसमें भी बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमने जो अमाउंट्स कमिटेड थे हमने उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है सर, और उसका जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं ऑडिटेड हैं, उनसे भी वो नंबर्स जो है वो वेरीफाई हो सकते हैं। जो नेपरा की डिटर्मिनेशन है प्रेसा वो भी वेबसाइट पे मौजूद है, उसको भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कोई और एग्रीमेंट मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा, और अगर शायद होता तो वो मंजर आम पे भी आ जाता कि इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये हम जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के देखते रहे कि MKM पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस वो यहाँ एहतजाज कर रहे थे, PTI की फेडरल गवर्नमेंट है वो कराची में एहतजाज कर रही थी, अवाम दिन रात अपनी जगह पे एहतजाज कर रहे थे। अगर हुकूमत इन डिमांड्स को, इन एहतजाज डिमॉन्स्ट्रेशंस को रिस्पॉन्ड करते हुए अगर किसी नई कंपनी को वहाँ पर काम करने की इजाज़त दे, अभी तो आपके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, अगर नई कंपनी आए तो कितना अरसा नई कंपनी को सिस्टम सेट करने में लगेगा और कितनी सरमायाकारी चाहिए होगी? साहब, मैं ये समझता हूँ कि कहीं पे भी दुनिया में जब आप एक से ज़्यादा कंपनी को अलाउ करते हैं तो सिस्टम अलग अलग नहीं लगते, सिस्टम एक ही होता है जैसे कि सिस्टम हमारा मौजूद है। कराची के अंदर तकरीबन 40% कच्ची आबादी है। जब हमारी मोनोपली है या हमारी एक्सक्लूसिविटी है तो हम जो है वो पाबंद हैं कि हम हर आदमी को बिजली दें, और ये जिम्मेदारी जारी बात है हम कबूल भी करते हैं। और हमने इसको मैं यही समझूंगा, मेरा दावा ये होगा कि हमने सिस्टम को इम्प्रूव किया है पिछले 15 साल में और इस पोजीशन में लाए हैं कि हम जो कैपेसिटी आपको बता रहे हैं वो दे सके। जब आप किसी दूसरी कंपनी को इसका शहर में डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस देंगे तो देखना सिर्फ ये चाहिए कि उन इलाकों को जहाँ पे कि बिजली हम इसलिए सप्लाई करते हैं कि हमारी ऑब्लिगेशन है, उनको फिर बिजली कौन सप्लाई करेगा? क्योंकि आप किसी और को लाइसेंस दे देंगे तो इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से बिजली बेचेगा। ये फरमाइए कराची में आप बिजली दे रहे हैं, हुकूमत ने और कराची के अवाम ने आपको कितने पैसे देने हैं अभी? देखिए, जो हमें कराची के अवाम की तो मैं आपको सिर्फ इस वक्त बताने के बजाय मैं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान, जिसमें कि हमारा सब्सिडी का एक एलिमेंट है और एक कुछ इदारे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, जिसमें कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, ये मिला जुला के तकरीबन चौका साहब कोई हम तकरीबन 200 हमको जो है वो हमें मिलने चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ हमें मिलने चाहिए, हमारे पास कुछ लायबिलिटीज़ भी हैं जो कि करीब तकरीबन 150 अरब की हैं। 70 अरब रुपए अगर हम सेटल कर दें आज फेडरल गवर्नमेंट की एंटिटीज़ को और हमारे रिसीवेबल को, तो 70 अरब रुपए तकरीबन हमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो भी फैसला होता है हमें उससे वो पैसे मिलने चाहिए। और मैं सिर्फ बताना ये चाहूँगा कि ये जो पैसे हैं ये पैसे हमने बोरो करके बैंकों से और हम सिस्टम को चला रहे हैं। अगर हमारी आप बैलेंस शीट उठा के देखें तो हम बहुत एक्सटेंसिव बोरिंग की हुई है हमने, और उसकी जो फाइनेंशियल चार्ज आती है वो टैरिफ में भी नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉफिट को जो है ना वो
इरोड कर देती हैं जब हम इस किस्म की बोरिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत हमारी शुक्रिया। जिम्मेदारी है। सैयद मोनस अब्दुल्ला अलवी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन, इस प्रोग्राम ने हमने कोशिश की कि सियासी हवालों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन तालीम के हवाले से बड़ी ख्वाहिश थी कि छठी, 7वीं और 8वीं की क्लासें सिंध में होंगी या नहीं होंगी, और फिर कराची में जो बिजली और गैस का बहरान है, APC हों, सियासी झगड़े चलें, सियासी जमातें आपस में एक दूसरे पर तनकीद करें, लेकिन कम अज़ कम अवामी मसाइल का हल होना चाहिए, और यही प्रायोरिटी हर हुकूमत की होनी चाहिए, हर सियासी जमात की होनी चाहिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।